इस तरह के बयान धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, माहौल को बिगाड़ सकते हैं, जो कि किसी भी धर्म को मानने वाले को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र प्रमुख है, भीड़तंत्र नहीं। बिना किसी स्टे ऑर्डर के भी वहाँ कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र काम कर रहा था। लग रहा था कि भारत में एक छोटा मिनी विदेश आ गया है। जो डर का माहौल बनाया गया, उस डर के माहौल से जो पहले जो 2 लोग अपॉइंट किए गए थे कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने अपनी या तो अनिच्छा जताई या अस्वस्थता का सहारा लिया। भय का माहौल बनाया जाए, वो उचित नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इसकी भर्त्सना कड़ी शब्दों में होनी चाहिए। जहाँ भी फैसला होगा वो तथ्यों के आधार पे होगा। किसी के अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर ये मान लेना कि एक मुकदमे का फैसला एक विशेष रूप में ही होगा, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है कि न्याय व्यवस्था में अन्य लोगों को भी भरोसा रखना चाहिए। अगर आप अपने तथ्यों पर पूरे हैं, आपको अपने तथ्यों पर विश्वास है, तो किस बात का डर? तथ्य कोर्ट के सामने आने दीजिए। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो फैसला होना चाहिए वो होना चाहिए, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार। कोर्ट की तरफ से जब ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे के लिए जब आदेश हुआ तो वहां पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के उस सर्वे को रोकने की कोशिश की, और उसके बाद जब कोर्ट ने कह दिया कि यहां पर जो ताला है या तो खोलो या तोड़ो, उसके बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई शुरू हो गई। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पाठक जी से बात करते हैं। पाठक जी, कैसे देखते हैं कि आप की जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो सर्वे हुई और उस पर जब पहले दिन टीम जाती है तो उनके ऊपर उस भीड़ ने कहीं ना कहीं अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उस भीड़ को वापस भेज दिया? जहाँ तक तथ्यों की बात है, न्यायालय ने इस बात को अपने आदेश में चिन्हित किया है। वादिनी जो हैं उनके प्रार्थना पत्र में ये बात बताई गई कि जब अधिवक्ता कमिश्नर जो वहाँ गए हैं, उनके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न की गईं और उनको प्रवेश से रोका गया। कुछ पार्ट वो कर पाए, लेकिन जब वो आगे नहीं जा सके तो उनको बाधा की जो उन्होंने फेस की, उससे वादिनियों को ये एक मौका मिला कि उन्होंने प्रार्थना पत्र के द्वारा अदालत को बताया कि जब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उचित व्यवस्था नहीं होगी, प्रशासन से पूर्ण मदद नहीं मिलेगी, तो ये कमीशन का कार्य नहीं हो पाएगा। लोकल कमीशन जो है वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अपने कार्य को, और वो रिपोर्ट जो उनको एक तय समय सीमा में सूचित करनी थी वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अदालत ने 2 वादों पर 2 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान दोनों वाद पत्रों को प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अलाउ किया, और अलाउ करके उन्होंने आदेश दिया कि मौके पर प्रशासन की पूर्ण मदद दी जाएगी, पुलिस व्यवस्था दी जाएगी, ताकि कमीशन के कार्य में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो सके। और अपने आदेश में न्यायालय ने जो है ये सुनिश्चित किया है कि कमीशन की कार्रवाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, और सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने साथ में रखने का प्रयास किया है कि किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। अगर कोर्ट कमिश्नर, जो कि शुरुआत में सिर्फ एक थे, अजय कुमार मिश्रा, और अब उनके साथ 2 और सहायक, एक विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और दूसरे अजय प्रताप सिंह जी को दिया गया सहायक के रूप में, और ये बता दिया गया कि अगर दोनों में से कोई भी एक, अजय मिश्रा में से या विशाल सिंह में से कोई भी एक अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, तो जो दूसरे वाले हैं वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। साथ में जो स्थान है वहाँ पे उन्होंने व्यक्तियों की सीमा तय कर दी है। सीमा तय करने का मतलब वादनियाँ जा सकती हैं, उनके अधिवक्तागण जा सकते हैं, प्रतिवादी जा सकते हैं, और जो कोर्ट कमिश्नर्स है वो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो उस व्यवस्था में मदद करेंगे वो लोग वहाँ जा सकते हैं।
पाठक जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि कोर्ट ने बोल दिया कि 4 घंटे सुबह के समय में वहाँ पर वीडियोग्राफी करके पूरा सर्वे किया जाएगा। यहाँ पर अब ओवैसी कहते हैं कि पहले हमने बाबरी को खो दिया, बाबरी ध्वस्त कर दी, अब इसके बाद और कुछ नहीं। तो उनका सीधा सीधा एक तरह से कह दिया कि जो कार्रवाई है वो गलत तरीके से हो रही है। अदालत जो अदालत ने जो ये कदम उठाया वो एकदम गलत उठाया है। देखिए, अगर गलत उठाया है तो आपके पास कानून में आपकी रेमेडी है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ओवैसी साहब खुद कानून के जानकार हैं और उनको इस बात का पता है कि व्यवस्था भारत में जो है वो संविधान और कानूनों के तहत चलती है। व्यक्तिगत विचार होना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी आदेश को गलत बता देना उसका एक आधार होना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति की भाषा में कहें तो बहुत आसान है किसी भी बात के पक्ष और विपक्ष को बोले बिना अपनी राय जाहिर कर देना। जहाँ तक उनकी बात है कि कानूनों का उल्लंघन हुआ है, अभिवाद का जो प्रार्थना पत्र है जिस पे निस्तारण हुआ है, जिस प्रार्थना पत्र का, वो प्राथमिक स्तर पे है, वाद प्राथमिक स्तर पे है। न्यायालय ने इस बात को चिन्हित किया है कि जब वाद होगा वो गुण दोषों पे सुना जाएगा, मेरिट पे सुना जाएगा। तो उनका ये अभी कहना कि ये उचित नहीं है या कानून विरुद्ध है, ये मेरी समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी न्यायालय के ऊपर या निर्णय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। न्याय में एक व्यवस्था है कि अगर आप किसी आदेश से खुश नहीं हैं तो आप उसको आगे अपील कर सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं, रिवीजन करा सकते हैं। उस रास्ते को अपनाए बगैर अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो मेरी समझ से वो टिप्पणी बेमानी है। सबसे बड़ी बात है कि मौलाना साहबुद्दीन रिजवी हैं, मौलाना है, तो इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि अगर ज्ञानवापी को गिराने की कोशिश की गई तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। तो सीधा सीधा अदालत और कानून व्यवस्था को धमकी दी जा रही है। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि भारत में संविधान का शासन है और संविधान में हम लोगों ने उस संविधान को आत्मार्पित किया है। उस संविधान के तहत विधि की स्थापना की गई है, कानून बनाए गए हैं। हमारी विधायिका एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी कानून बनाती है। इस तरह के बयान धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, माहौल को बिगाड़ सकते हैं, जो कि किसी भी धर्म को मानने वाले को अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय सीए एनआरसी की बात जब हुई थी, शाहीन बाग सालों साल रोड बंद करके वहाँ पर बैठे रहे और एक हाथ में संविधान की किताब होती थी तो एक हाथ में तिरंगा लेकर के बैठे रहते थे, कहते थे कि हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो अगर उस समय संविधान बचाने की बात करते हैं तो आज जब ज्ञानवापी पर अगर सुनवाई होती है, वीडियोग्राफी के सर्वे होती है, तो उससे विचलित क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये एक जो गलत परंपरा चल पड़ी है भीड़ तंत्र से न्याय व्यवस्था को या प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज करने की, वो ठीक नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र प्रमुख है, भीड़ तंत्र नहीं। लोग यहाँ तक उदाहरण देने की कोशिश करते हैं, देखिए श्रीलंका में क्या हो रहा है। साथ में उसके पक्ष को ये भी देखना चाहिए कि अगर जनता अपनी ताकत को पहचानती है तो वो क्या कर सकती है। तो आपकी ताकत आपके यहाँ, आप जमहूरियत में हैं, लोकतंत्र में हैं, आपके पास वो ताकत आती है चुनाव के दौरान, जब आप अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं। आप उनको उस समय जो कहना हो कह सकते हैं, उनको आप सत्ता से हटा सकते हैं और जिनको आप चाहते हैं उनको आप सत्ता में ला सकते हैं। जब आप मुख्य धारा में हैं तो आप उस माध्यम का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? आप, अगर मैं थोड़ा सा विषय से हटकर बात करूं, अभी बुलडोज़र जब एक विशेष एरिया में गए, वही शाहीन बाग जिसका आपने जिक्र किया,
बिना किसी स्टे ऑर्डर के भी वहाँ कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र काम कर रहा था। लग रहा था कि भारत में एक छोटा मिनी विदेश आ गया है। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। मैं किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ, भारत का नागरिक हूँ, न्याय के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए न्याय व्यवस्था में और भारतीय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी तरह का विश्वास सबको रखना चाहिए। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर भीड़ तंत्र हावी हो रहा है तो लोकतंत्र और संविधान जो तिरंगा झंडा लेकर के बैठे थे तो वो तो कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र ही हावी होता दिखाई दे रहा है। अगर हम ज्ञानवापी की बात करें या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जो भीड़ तंत्र ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हावी होते हुए दिखाई दिए। नहीं, देखिए, फौरी तौर पर सफलता हो सकता है कि उन्हें मिल जाए। आपने उसके बाद तुरंत देखा कि जिस व्यक्ति ने उस भीड़ तंत्र को सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको कानून ने भी राह दिखाई, उनको भी थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन उनके साथ उनको जाना पड़ा। ये अलग बात है कि उसी न्याय व्यवस्था में जाकर के उन्होंने बेल ली। तो जब वहाँ वो कार्य किया जा सकता है तो आप न्याय व्यवस्था में क्यों नहीं विश्वास रख सकते हैं? आपको ये क्यों लगता है कि ये कोई भी वाद एक विशेष दिशा की तरफ जाएगा? आप इस बात को पहले कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कोर्ट कमिश्नर या माननीय न्यायाधीश एक विशेष रूप में उसको लेकर के जाएंगे? वो कानून से बंधे हुए हैं, उनको जो भी निर्णय देना है कानून के तहत देना है। जहाँ तक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने की बात है, वो आदेश पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन जो डर का माहौल बनाया गया, उस डर के माहौल से जो पहले जो 2 लोग अपॉइंट किए गए थे कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने अपनी या तो अनिच्छा जताई या अस्वस्थता का सहारा लिया। तब जा कर के अजय कुमार मिश्रा को बताया गया और उसके बाद उनको भी जब रोका गया तब कोर्ट को मजबूर हो करके ये बताना पड़ा कि भाई ये 2 और सहयोगी कमिश्नर साथ में रहेंगे। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में डर का जो माहौल बनाया जा रहा है उसका उल्लेख किया है। ये एक सोचनीय विषय है, लेकिन साथ साथ वो अपने पद की गरिमा के हिसाब से और न्याय के अनुसार न्याय करेंगे। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर जज साहब हैं और उस भीड़ तंत्र को देखते हुए अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, जो लोकतंत्र में हर देश के नागरिक को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, वहाँ जज साहब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उनकी बीवी अगर वो कोर्ट आ जाते हैं तो उनकी पत्नी है वो अनसेफ हो जाती है, माँ लखनऊ से उनसे फ़ोन पर पूछती है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है लोकतंत्र देश में। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय क्षेत्र के जो हमारी व्यवस्था है उसके शुरुआती स्तर पर ही अगर इस तरह का भय बनाया जाए, भय का माहौल बनाया जाए, वो उचित नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, इसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे उतार चढ़ाव के बाद भी आपको न्याय मिला। अयोध्या में आपने देखा, लेकिन इस बात को आपको अलग रख के जोड़ना होगा। जहाँ भी फैसला होगा वो तथ्यों के आधार पे होगा। माननीय न्यायाधीश ने ये लिखा है अपने आदेश में कि 41 पृष्ठों का जो वाद दाखिल किया है वादनियों ने, वो बहुत सुस्पष्ट और सरल शब्दों में है और न्यायालय ने इस बात से आश्चर्य जताया है कि ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को। जब वो इतना सुस्पष्ट है तो उसके हिसाब से ही लोकल कमीशन होगा, क्योंकि लोकल कमिश्नर वाद के परिक्षेत्र से बाहर जाकर के कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। हाँ, उनको क्या रिपोर्ट करनी है, जो वो तथ्य वहाँ देखेंगे, और वो तथ्य सिर्फ देखेंगे ही, उसी की रिपोर्ट नहीं करनी है, साथ में उनको वीडियोग्राफी करनी है, उसकी फ़ोटोग्राफी करनी है। तो उनके पास
तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का या जो उनके ऊपर बायस होने का जो आरोप लगाया गया, जिसे कि अदालत ने निरस्त किया, उसका आधार नहीं है। तो सिर्फ किसी के संभावनाओं के आधार पर, किसी के अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर ये मान लेना कि एक मुकदमे का फैसला एक विशेष रूप में ही होगा, ये उचित नहीं है। संजय पाठक जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पूरे देश में अगर गंगा जमुना तहजीब की बात होती है तो कहीं ना कहीं जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर गंगा जमुना तहजीब को भी बड़ी दूर रख दिया जाता है। यहाँ पर आम नागरिक की तो चले क्या, सर्वे करने वालों को उनके अंदर घुसने के लिए इजाज़त मांगनी पड़ती है, टोटल फोर्स मांगनी पड़ती है, 1000 से 1500 लोग आते हैं, सुरक्षा देते हैं, तब जा कर के सर्वे किया जाता है। गंगा जमुना तहजीब की बात आती है तो खुले दरवाजे कर देने चाहिए थे, आइए और सर्वे कीजिए। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसको कोई भी मजहबी रंग नहीं देना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अदालत के आदेश होते हैं, आदेश का अनुपालन कराने में न्यायालय हमारे यहाँ के सक्षम है, और अगर कहीं कोई बाधा आती है तो वादिनियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। वो उन्होंने अपने हाथ में कानून नहीं लिया, उन्होंने तथ्यों को, परिस्थितियों को अदालत के सामने रखा ताकि एक उचित आदेश पारित हो सके। तो न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा है। मेरा ये कहना है कि न्याय व्यवस्था में अन्य लोगों को भी भरोसा रखना चाहिए। अगर आप अपने तथ्यों पर पूरे हैं, आपको अपने तथ्यों पर विश्वास है, तो किस बात का डर। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कहीं कोई आरोप आता है तो मुझे तो डटकर उसका सामना करना चाहिए, मुझे उस आरोप को बताना चाहिए, अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उससे बाहर निकल करके आऊँगा और साफ़ सुथरा निकल करके आऊँगा तो मेरे पास न्याय व्यवस्था पे विश्वास भी रहेगा और मैं अपने आप को बिल्कुल क्लियर साबित कर पाऊँगा। वो तो नहीं है कहीं ना कहीं जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी बैक जो दीवार है वहाँ पर पूरा मंदिर का जो अवशेष है वो दिखाई दे रहा है, पूरा उसको भी कहीं ना कहीं उसको बैरिगेटिंग करके उसको सुरक्षित रखा गया। वो डर तो नहीं दिखाई दे रहा कि अगर सर्वे होगा तो इस तरह के वहाँ से तथ्य और साक्ष्य निकलेंगे, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर मूर्तियों के अवशेष मिले थे, फिर पता चले कि कोर्ट में जा कर के हार जाए। देखिए, ये एक बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कोई भी कमेंट करना, क्योंकि मामला विचाराधीन है न्यायालय के और कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट अभी आनी है। और किसी भी संरचना के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत राय बनाना मैं नहीं समझता कि मेरे लिए उचित होगा। तथ्य कोर्ट के सामने आने दीजिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो फैसला होना चाहिए वो होना चाहिए, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब वहाँ के लोगों से बात की गई जो नारेबाजी कर रहे थे, जो भीड़ में एक तरह से पूरा उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर लोग छुपे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे जब सर्वे वाली टीम आएगी तभी हम निकल के आएंगे, एक तरह से वहाँ पर मॉब इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद उन लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पिटीशन दायर करने वाले लोग हैं बनारस के लोकल लोग क्यों नहीं है, वो बाहर से आकर के क्यों उन्होंने इस पर पिटीशन दायर किया। देखिए, न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय व्यवस्था को सेट इन मोशन करने के लिए, उसको चलाने, मतलब उसको मैं कहूँगा कि ट्रिगर करने के लिए, चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोकल व्यक्ति ही उस चीज़ को करेगा। धारा 92 CPC जो है, जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें धारा 92 में सेक्शन 92 में ये प्रावधान है कि ऐसे मामलों में पब्लिक हितों के लिए जो वाद हैं वो लाए जा सकते हैं, जो ट्रस्ट रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ भी इंतजामिया कमेटी है, ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं। अगर वहाँ कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसका निस्तारण निर्णय होना चाहिए, उसके लिए वो ज़रूर कोई भी वाद लाया जा सकता है। मैंने वाद पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने आदेशों को पढ़ा है जो अभी पास हुए हैं, 6 तारीख का, 8 तारीख का, 12 मई का, जो कि 17 मई को आगे की तारीख है। 17 मई तक कोर्ट कमिश्नर्स को अपनी रिपोर्ट देनी है। वाद देखे बगैर
मेरे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ अगर ताजमहल में कोर्ट फटकार लगा देता है याचिकाकर्ता को, तो वो वहाँ पर कोर्ट कार्य अच्छा कर रहा है। अगर यहाँ पर वीडियोग्राफी करने के लिए भेज दिया जाता है तो बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि कोर्ट गलत कार्य उठा रहा है, ये गलत कदम उठाया। देखिए, दोनों वादों को अलग अलग देखना होगा। ताजमहल वाले इशू पे जो आदेश आया है उसमें न्यायालय ने यही कहा है कि आपका होमवर्क पूरा नहीं है, पहले आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए और उसके बाद आप कोई वाद लेकर के आइए। आपको इतिहास की जानकारी जब तक नहीं है तब तक आप कैसे इस तरह की पटिशन को लेकर के आ सकते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि यहाँ जो वाद है इसमें न्यायाधीश महोदय ने साफ साफ लिखा है, 41 पन्नों का जो वाद है वो सुस्पष्ट है और सरल भाषा में लिखा गया है। तो कम से कम तथ्यों के ऊपर तो न्यायाधीश महोदय को विश्वास है कि ये जब उसमें जाएंगे, ट्रायल पे जाएंगे, तो इस पे एक निर्णय किया जा सकता है। उस आदेश में जहां उनको कहा गया कि पहले आप तैयारी करिए और उसके बाद आप पिटीशन लेके आइए, मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात हुई है। दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी के जो फैसले हैं और वीडियोग्राफी की जो सर्वे हो रही है, 4 घंटे का समय दिया गया है, पूरी सुरक्षा के साथ वीडियोग्राफी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज पहले दिन साथ में सपेरों को साथ में रखा गया कि अगर वहाँ पर जो तहखाना है उसके अंदर किसी तरह की कोई जीव जानवर ऐसा ना मिले जिससे सर्वे जो करने वाले अधिकारी हैं उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाए। ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।